Hello guys, this is Akshay Tripathi. Welcome to my YouTube channel Classify. इसकी सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। हम लोग लाइन चार्ज, रिंग, डिस्क, हाफ रिंग, डिस्क के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वो सारे देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियोस को देखिए। मैं आपका लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। एक लेकिन कंसेप्ट आता है जो कि मैं आपको नहीं बताया हूं, वो है स्फीयर की वजह से फील्ड कैलकुलेशन। उसकी कैलकुलेशंस को हम लोग गॉस लॉ के टाइम पे देखेंगे। गॉस लॉ में क्यों देखेंगे भैया? इसलिए देखेंगे क्योंकि उनकी कैलकुलेशन इंटीग्रेशन से बहुत ही ज्यादा टीडियस होती हैं। आप हमसे कहते हो भैया छोड़ो यार इसको मत ही कराओ, तो इसीलिए गॉस लॉ में करवा देना ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू इस टाइम पे उनकी कैलकुलेशंस बहुत ही ज्यादा है। तो उनको अवॉइड करने के लिए हम लोग उसको गॉस लॉ में देखने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है, चलिए इसको शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारी, डालते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या मीनिंग बता रहे? डाइपोल, पोल मतलब दो पोल हो, डाइपोल दो पोल हो। यहां पे एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के हो। दो चार्जेस हो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के हो। क्या मतलब? एक चार्ज अगर प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू होगा। एक फिक्स्ड सेपरेशन पे रखे हों। अभी मैं ए यूज कर रहा हूं, आपको मैं फिक्स सेपरेशन वर्ड बोल रहा हूं, उस पे आप जरा गौर करिएगा, ए पे बात गौर करिएगा। इतना फिक्स सेपरेशन पे रखे हों, उनके चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हों और उनके बीच में डिस्टेंस जहां पे हम लोग फील्ड उनकी वजह से कैलकुलेट करना चाहते हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को बिल्कुल कोर से उसको जोड़ता है कि हाँ, जिसका मेन सेंस यहीं से निकलता है। और जिस पॉइंट में भी हम इंटरेस्टेड हो फील्ड निकालने के लिए, वो पॉइंट अगर वो आर डिस्टेंस दूर है तो वो बहुत ही ज्यादा हो एज कंपेयर टू इनके सेपरेशन से। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन यही होती है। अगर इस चीज को आप भूल रहे हैं, बाकी आपने सब कुछ बोल दिया, तो भी आपकी डेफिनेशन गलत है। पूरी डेफिनेशन का मतलब है आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब उनके बीच का सेपरेशन। अब आती है बात इसके डाइपोल मूवमेंट की। आखिर डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? एक टर्म आता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इनके बीच में फिक्स जो चार्ज है, किसी एक चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड इसका चार्ज इनटू सेपरेशन। वर्ड सेपरेशन पे ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं आपको फिर से नोटिस करा रहा हूं, सेपरेशन वर्ड पे ध्यान रखिएगा। यहां पे ए मत लिख दीजिएगा। अभी मैं थोड़ी देर में जब कैलकुलेशंस करवाऊंगा वहां पे मैं 2a यूज करूंगा। 2a क्यों यूज करूंगा? 2a इसलिए यूज करूंगा जहां पे कैलकुलेशंस आपकी थोड़ी इजी पड़ जाए। तो वहां पे सेपरेशन, यहाँ पे आप भैया कहोगे 2a यूज कर रहे हो तो वहां पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे a है। इसलिए ये मैटर नहीं करता a है 2a है, क्या है? सेपरेशन मैटर करता है कि इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या है। तो डाइपोल मूवमेंट जो कि p से डिनोट किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड इतना होता है। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल डायरेक्शन होगी। क्या होगी उसकी भी बात कर लेते हैं। डाइपोल की डायरेक्शन बोली गई, क्या कहा गया? नॉमेनक्लेचर के हिसाब से निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। किधर होती है डायरेक्शन? निगेटिव चार्ज। डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही अच्छे, इतना आपको क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे एक वेक्टर साइन है तो डायरेक्शन है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन ये एसोसिएटेड है। इतना आपको कंसेप्ट बिल्कुल डाइपोल का क्लियर हो गया होगा। तो ये डाइपोल है। अब डाइपोल मूवमेंट एक वैल्यू है तो इसकी एक यूनिट भी होगी, एसआई यूनिट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एसआई यूनिट हमारी इसकी क्या होगी? देखो, चार्ज की यूनिट कूलम, सेपरेशन मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर, इन सब में ले सकते हो, इससे तो ले नहीं सकते। तो मीटर मानते तो इसकी एसआई यूनिट बोलेगी कूलम मीटर। कूलम मीटर क्यों? एसआई यूनिट क्या है इसकी? कूलम मीटर। कूलम मीटर क्या है? चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज कूलम, सेपरेशन मीटर, तो एसआई यूनिट बोल दी गई कूलम मीटर। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको पढ़ते क्यों हैं? अब हमको इसको पढ़ते इसलिए क्योंकि हम इसकी इस सेटअप की वजह से डिफरेंट फील्ड निकालना चाहते हैं इसके डिफरेंट लोकेशंस पे। लोकेशन, सबसे पहली लोकेशन कौन सी आती है? एक्सियल लोकेशन, उसकी बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे, चलो इसको हटाते हैं और एक्सियल लोकेशन पे आते हैं। इसको हटाते हैं, एक्सियल लोकेशन पे आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलो
शुरू करते हैं। हेडिंग हमारी क्या है? अब हेडिंग तो ऐसे चलती रहती है हेडिंग्स। एक्सियल लोकेशन, एक्सियल लोकेशन, भैया एक्सियल लोकेशन आप हेडिंग तो डाल लो लेकिन मतलब भी तो बता दो। भैया एक्सियल लोकेशन का मीनिंग क्या होता है, जरा इसको भी तो पहले समझ लो। एक्सियल लोकेशन का मीनिंग होता है कि एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज आपका ये रखा है, इनके बीच का एक फिक्स सेपरेशन मान लो 2a है। अब मैं 2a यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं फील्ड कैलकुलेट करने वाला हूं, तो मैं अपनी कैलकुलेशन में आलसी आदमी, तो इनको कैलकुलेशन को इजी करना चाहूंगा। डिफिकल्ट क्यों बना है बेचारे को? जब डिफिकल्ट नहीं बनाना है तो आराम से, इसलिए 2a, इसलिए मैंने वहां पे ध्यान रखा सेपरेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, ना कि 2a वर्ड की a है कि 2a है, इसको याद रखिएगा। एक्सियल लोकेशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सियल लोकेशन का मीनिंग होता है इन दोनों पॉइंट्स, भाई पॉइंट चार्जेस हैं, अब पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करो। अब पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है, उस लाइन के अलोंग कहीं पे भी आप फील्ड पे इंटरेस्टेड हो, उस लाइन के अलोंग वो उसकी एक्सियल लोकेशन होती है। क्या होती है? उस लाइन के अलोंग कहीं पे भी आप फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड हो। मैं मान लो इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं, बहुत अच्छे, यहां पे इंटरेस्टेड हूं, तो आप सिंपली यहां पे अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आप फील्ड कैलकुलेट करने से पहले इसका डाइपोल मूवमेंट बता दो। डाइपोल मूवमेंट कितना होने वाला है? चार्ज Q है एक का इंटू 2a सेपरेशन। डायरेक्शन हम लोग ऐसे बता देते हैं, डायरेक्शन ये होने वाली है, इतना हमने कैलकुलेट कर लिया। हाँ बहुत अच्छे, इस डायरेक्शन को अंदर ले लेते हैं छोटू सा, ठीक है, ये इसकी मेन डायरेक्शन है, इतना हमारे पास क्लियर हो गया अलग से। अब एक्सियल लोकेशन की इस पॉइंट पे हम लोग फील्ड निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग फील्ड निकालने वाले हैं, तो क्या दो चार्जेस ही तो है, सिंपल पॉइंट चार्जेस है, इनकी वजह से फील्ड निकाल के रख दो वहां पे। तो इस चार्ज की वजह से मान लो इस चार्ज को मैं 1 नाम देता हूं, इस चार्ज को 2 नाम देता हूं, इसको 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, ठीक है, इसको 1 और 2 दिया। तो इस पॉइंट पे हम लोग फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड है, तो इसकी वजह से मान लो, अब क्या ये हमारा सगा है? नहीं है। ये हमारा सगा है? नहीं है। तो हम कहां से डिस्टेंस ले? तो हम कहते हैं ना तुम हो, तुम्हारे बीच वाले को पकड़ लेते हैं, इनके सेंटर पॉइंट को पकड़ लिया। वहां से हमने कहा कि वहां से x डिस्टेंस दूर पे, कितनी x डिस्टेंस दूर पे फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। हाँ भैया बिल्कुल। तो इससे कितने दूर हो गए आप? अगर ये 2 है तो इससे यहां पे ई नेट कितना होगा? भाई 2 पॉइंट चार्जेस है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओगे, एक तो है नहीं, इसकी अपनी फील्ड होगी, इसकी वजह से अपनी होगी, इन दोनों का वेक्टर सम जब करोगे, वेक्टर सम नॉट अ सिंपल सम, वेक्टर सम करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी। हाँ भैया आएगी। तो ई नेट पे आप क्या लिख सकते हो? E1 प्लस E2। E1 किसकी वजह से फील्ड है? इसकी वजह से फील्ड है। अब इसकी वजह से किधर होगी? आप याद रखो अलोंग द लाइन होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द लाइन होती है, मतलब पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी आप निकालने वाले 1 कूलम मान लो। ये कंसेप्ट कहां पे बता के रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो में नहीं देखा है, तुरंत जाके देखियो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस कंसेप्ट को आप बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। इस पॉइंट से अलोंग द लाइन होगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड करेगा तो ऐसे जाएगी फील्ड, वो हमारी हो गई E1, बहुत अच्छे। इसकी वजह से कितनी होगी? E2, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा तो E2, ऐसे आ गई, बहुत अच्छे। अब आप थोड़ा सा लॉजिक से बताओ, E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा? सोच लो, नहीं ना सोच, पहले सोच लेते हैं कि मान लो हमको पता है KQ/R² होती है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड इतनी होती है, बहुत अच्छे, इतनी ही है। ये पॉइंट चार्ज में देखो K और Q तो दोनों के लिए सेम ही होने वाले, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड R, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग। इसके लिए R क्या है? ये इतना x है तो इतना कितना हुआ? x माइनस है। इतना x है तो इसके लिए x प्लस है। नीचे अगर x माइनस है, नीचे छोटा नंबर तो टोटल बड़ा नंबर, यहां पे अगर बड़ा नंबर नीचे डाल दोगे तो ऊपर छोटा नंबर पहुंच जाएगा, तो E2 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो नेट फील्ड जो भी आएगी, इतना आपका दिमाग बोल रहा होगा कि इस डायरेक्शन में आने वाली है, मान सकते हो, क्योंकि E2 ज्यादा है E1 से। कैसे आए आपने को यहां से देख सकते, तो अब कैलकुलेट भी तो कर लेते हैं वैल्यू, ऐसे छोड़ थोड़ा देंगे इस चीज को। अब ई नेट निकालते हैं हम, जरा सा ई नेट पे फोकस करते हुए। E1 पहले E2, जब इधर ही है तो हम लोग पहले E2 निकाल लेते, इसकी वजह से E2 कितना होने वाला है हमको पता, इस डायरेक्शन में फिर E2 कितनी वैल्यू आने वाली है? इतना सेपरेशन कितना है? x माइनस है, क्योंकि इतना x है तो ये a है तो ये x माइनस a ही होगा, बहुत अच्छे। तो KQ डिवाइडेड बाई x माइनस a का होल स्क्वायर, ये टर्म बड़ा होगा, माइनस यहाँ पे आप माइनस, आप कहोगे भैया यहाँ पे आपने प्लस लिया है, यहाँ पे माइनस, लेकिन
मैंने कहा वेक्टर सम हो रहा है तो मैं वेक्टर की तरीके से यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्शन तो पहले ही बता दी। मैंने कहा इनका नेट इधर आने वाला है, इसका ज्यादा है इसका कम है, तो इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तभी तो नेट इधर आएगा। लेकिन यहां पे मैंने वेक्टर सम बोला है, यहां पे मैं ये नहीं बता रहा हूं कि किस डायरेक्शन में कौन है, ये मैंने नहीं बताया। यहां पे सिर्फ इतना पता है कि दोनों है, उनको वेक्टोरियली ऐड करो। वेक्टोरियली अपोजिट है तो इसका मतलब एक आगे है एक पीछे है, तो दोनों को आपस में एक दूसरे को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये इधर है तो हमने इसको ये लिख दिया, दूसरा पीछे जाएगा तो वो क्या आएगा वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। एक्स प्लस ए कैसे आया, एक्स इतना पीछे इतना और चले गए तो ए डिस्टेंस तो एक्स प्लस ए। इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा के क्यू बाहर सीधे, अंदर क्या आएगा एलसीएम लेते हैं एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इतने पे पहुंच गए। बहुत अच्छे, अब इस चीज को सॉल्व करते देखते हैं। अब x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, खोल दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x से, इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ बहुत बढ़िया, इस चीज को लिख सकते हैं। अब इस चीज को सिंपली देखो, जब माइनस अंदर भेजोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा ए स्क्वायर माइनस में आएगा, वो इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x से प्लस का है, अंदर ये देखो पहले से ही माइनस का है, बाहर से एक माइनस और पहुंच जाएगा तो प्लस का बना जाएगा, तो 2x से प्लस 2x से 4x से आ जाएगा। तो सिंपली यहां पे क्या लिख सकते हैं के क्यू इंटू 4xa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी फील्ड आ गई। लेकिन क्या ये अब फील्ड है कैसे, इस सेटअप की वजह से कि ऐसा एक सेटअप है जिसमें इस पॉइंट पे एक्सियल लोकेशन पे फील्ड निकालने वाले हो तो इतनी फील्ड आ गई। लेकिन यहां पे डाइपोल का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी यूज नहीं किया, क्या कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। इस कंसेप्ट को भी तो यूज करना है, तभी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिर में पूरा होगा। जब इस चीज को यूज करने वाले हैं तो यहां पे x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर बड़ा नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल x 1000 है और a 0.1 है, इसमें ऐड कर दोगे तो 1000.01 आएगा, तो ये लगभग नंबर 1000 के बराबर ही है। तो यहां से हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, सिर्फ उसका स्क्वायर तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो नीचे हम लोग एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं के क्यू इंटू 4x डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। अब आप कहोगे भैया ठीक है हम आपकी बात मानते हैं कि ये हो, तो आपने इस x को क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया, ये भी तो एक वैलिड क्वेश्चन है। इसका भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पॉइंट को भी दिमाग में सेट कर लो। इस x को मैंने बोला अगर x 1000 है और a 0. तो 1000 इंटू 0.1 करो, 100 आया क्या 100, और तुम 100 और 1000 में कंपैरिजन है। हाँ ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, आप 100 के 1000 के कंपेयर में 100 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, 1000 के कंपेयर में 0.1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन 100 को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ, बड़ा नंबर इंटू छोटा नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर है या तो छोटा नंबर है, तो उसको हमको सिग्निफिकेंटली लेना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ा नंबर प्लस एक छोटा नंबर, उनका एडिशन करोगे तो एक ऑब्वियस सी बात है बड़ा नंबर आएगा, जिसके कंपेयर में आप छोटे नंबर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको इससे आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इस एक्स को नेग्लेक्ट नहीं किया। अब जब एक्स ऊपर है तो एक्स से नीचे सीधे कैंसिल आउट किया, तो कितना बचेगा, एक्स पावर 4 थी तो 3 बचा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया निकल के, ई नेट हमारे पास आया के क्यू इंटू 4a डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब ये भी थोड़ा सा अटपटा है, q इंटू 4a को एक साथ कंबाइन कर लें तो ई नेट हमारे पास कितनी आ जाएगी, जरा आप गौर करिए इस चीज पे। के 2 बाहर ले लिया तो यहां पे आ जाएगा 2qa डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। 2qa क्या है, 2qa p है, p वेक्टर है, वेक्टर को छोड़ दो इसे 2 मिनट के लिए, तो p है एक वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड p है, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूं p से। हाँ कर दिया, ये वैल्यू आ गई। लेकिन रुक जाओ भैया, आपने तो ये बता के रखा है कि ये तो एक वेक्टर है, तो यहां पे तो आपने कुछ वेक्टर का जैसा लिया ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं हाँ मैं वेक्टर ले लेता हूं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ आखिर, इसका मीनिंग हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप समझिए। इसकी वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू तो याद रखिएगा 2kp बाई एक्स क्यूब। एक्सियल लोकेशन पे फील्ड होती है 2kp बाई एक्स क्यूब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल, इस डायरेक्शन में आपका डाइपोल था उसी डायरेक्शन में आपकी नेट फील्ड आ रही थी।
जिस डायरेक्शन में डायपोल की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में डायपोल आपकी नेट फील्ड आ रही थी, हाँ उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डायपोल है उसी डायरेक्शन में आपकी नेट फील्ड आएगी। बस ये वेक्टर का सेंस यहाँ पे बन जाता है। आई होप आपको एक्सियल लोकेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इक्वेटोरियल लोकेशंस एक होती है, उसको भी देख लेते हैं, उसको क्यों छोड़ें, उसको भी देखते हैं। चलो एक्सियल लोकेशन की हमने बात कर ली, एक्सियल लोकेशन में फील्ड क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ देख लिया। अब हमारी बारी आती है इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करने की। तो लिख लेते हैं हेडिंग हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन या लोकेशन, कुछ भी आप बोल सकते हो इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, मजे मजे में बोलते जा रहे हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन, इसका मीनिंग क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यही तो था हमारा डायपोल का कंसेप्ट, बिल्कुल यही है। इनके बीच में फिक्स सेपरेशन है, मान लो 2a है तो है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इसका बेसिक्स पहले जान ले, तो इसका डायपोल मूवमेंट कितना होने वाला है, बिल्कुल हमको पता है 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू। क्यों होने वाला है, कि डायपोल मूवमेंट होता है चार्ज इंटू सेपरेशन। बहुत अच्छे, डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया, इतना आपको क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहे थे, इसका मीनिंग क्या होता है आखिर। इक्वेटोरियल पोजीशन का मीनिंग होता है कि आपके दो पॉइंट चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस इन्हीं का तो कॉम्बिनेशन होता है आपका डायपोल। जब ऐसे आप इसके ना जब पॉइंट्स चार्जेस की लाइन ज्वाइन करते हैं अलोंग द लाइन, तो आपकी ये एक्सियल लोकेशन मिल जाती है। इक्वेटोरियल लोकेशन क्या होती है, इक्वेटोरियल लोकेशन होती है इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली लाइन जो होगी, जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी वो हमारी हो जाती है इक्वेटोरियल पोजीशन। बहुत अच्छे भैया, इतना हमको अच्छे से क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ भी आया होगा, यहां तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी पे कहीं पे x डिस्टेंस दूर, मान लो हम लोग x डिस्टेंस दूर फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से भी कुछ फील्ड होगी, इसकी वजह से भी कुछ फील्ड होगी। वैल्यू चलो कैलकुलेट करने की तो कोशिश करते हैं। इसकी वजह से फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से मान लो ये पॉइंट चार्ज है हमारा, तो इसकी वजह से फील्ड हमारी होगी अलोंग द लाइन होगी। अच्छा पॉइंट है, आपको पता है अलोंग द लाइन होने वाली है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल कर रहा है। फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंसेप्ट 1 कूलम वाला वो आपको मैं बता चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो जाओ जल्दी से वीडियो में, उसका वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे दिया है, आप जाइए मजे में आप उसको देखिए, सब बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो यहां से जब आप ऐसे जाएंगे तो ये इसके रिपेल करने वाला है, तो मान लिया ये E1 कर रहा है, इसको 1 चार्ज बोल दिया, इसको 2, तो E1 की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। बहुत अच्छे। E2 की वजह से फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इसको मार्कर चेंज करते हुए हम लोग लिख के देखते हैं। तो E2 अलोंग द लाइन तो ऐसे होगी, लेकिन होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि अलोंग द लाइन ऐसे होने वाली है पॉइंट चार्ज के लिए, और इसकी वैल्यू मान लो E2 बोल देते हैं। क्या E1 E2 आपस में बराबर होंगे, चेक कर लो, बराबर है, क्वेश्चन दिमाग में आया तो चेक कर लेते हैं। E1 एंड E2 हमको पता है पॉइंट चार्ज की वजह से सेपरेशन, मतलब उनके बीच में फील्ड कितनी होती है, KQ/R²। बहुत अच्छे, इतनी ही होती है, हाँ होती है। अगर इतनी ही होती है तो KQ तो चेंज होने वाला नहीं दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए सेम है मैग्नीट्यूड। अब R कितना है, ये डिस्टेंस तो हमारी A है, ये A है, तो ये कितनी हो, R है, ये X है, X मान ली है हमने तो X है, तो ये कितनी होगी, √(x² + a² होगी, हाँ बिल्कुल होगी। ये कितनी होगी, √(x² + a² होगी, हाँ क्योंकि सिमेट्री है दोनों साइड में सेम, तो नीचे वाली वैल्यू भी सेम। तो E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग पहले ही एसोसिएट करवा चुके हैं, क्योंकि वेक्टर के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट होती है ना, बिल्कुल। तो इतना क्लियर हो गया। तो जरा दिस इंप्लाइज व्हाट, E1 = E2। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट अच्छे से। अब जरा थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा और गुफ्तगू करते हैं। क्या करते हैं, इसको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, क्या ये एंगल भी थीटा होगा? ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है दोनों आपस में, उनको बाइसेक्ट करने वाली लाइन, तो एंगल दोनों बराबर सबटेंड करने वाली है, इधर उधर दोनों बराबर एंगल होंगे, हाँ होंगे, बिल्कुल भैया समझ आ गया। ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? हाँ, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे ये इक्वल एंगल होने वाले, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको आई गेस, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा ये ऑकवर्ड डायरेक्शन में बने हुए हैं, तो इनको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं इसके इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लोकेशन के उसमें। तो E1 को क्या लिख सकते हो, इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा आएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं दिक्कत है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब इस डायरेक्शन में E2 का करेंगे तो प्लस E2 cos थीटा आएगा, और नीचे वाली डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, क्योंकि नीचे है तो यहाँ पे आएगा E1 E2 sin थीटा।
आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। क्या E1 sin थीटा E2 sin थीटा बराबर होंगे? हाँ बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि E1 इक्वल टू E2 है, बता ही चुके हैं। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, खच 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 कर देंगे, तो इनको खच खच कर दिया, ये दोनों कैंसिल। तो नेट फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में आ गई? इस डायरेक्शन में आ गई। सिर्फ इस डायरेक्शन में कितनी? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 जब बराबर है तो E1 और E2 बराबर है, तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं 2E1 cos थीटा। हाँ भैया आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ आ गया। हाँ समझ आ गया। तो ई नेट हमारी कितनी हो गई? ई नेट हमारी हो गई, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हुए लिखते हैं सही से, 2E1 cos थीटा आ गया। अब E1 की वैल्यू हम लोग सिंपली सब्स्टिट्यूट करते हैं। E1 कितना होने वाला? k क्यूब ऑन आर स्क्वायर। आर क्या है हमारा? k क्यू डिवाइडेड बाय आर क्या थी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे। चलो टाटा एंड बाय बाय इनको कर दिया हमने, बहुत अच्छे। नीचे सिर्फ ये बचा, साथ में cos थीटा है। cos थीटा क्या होगा? ये हमारा इस ट्रायंगल में चेक करते हैं, इस ट्रायंगल में। तो cos थीटा में बेस ये है अपॉन हाइपोटेन्यूज ये, तो a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस चीज को लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, अंडर रूट बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट को पावर 1/2 भी बोलते हैं, तो पावर 1/, इसको थोड़ा सा सही लिखे तो 1/2 पावर लिख दिया। अब एक ब्रैकेट हो, उसकी पावर 1 इंटू सेम ब्रैकेट उसकी पावर 1/2, तो पावर से ऐड हो जाएंगी कंबाइंड में, तो पावर 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो इसकी इन डब्बों की जगह पे क्या दे सकते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी है साथ में, प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो इन चीज को हटा के सिंपली आप लिख सकते हो, ई नेट क्या आ गया हमारा? ई नेट हमारा आ गया 2k/qa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ भैया क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से समझ आ गया। क्या ये हम लोग डाइपोल बोल सकते हैं? अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सेटअप के लिए जिसमें दो चार्जर्स हैं उनकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोग निकाल सकते हैं, ये हमारा सिंपल से। क्या डाइपोल के लिए फिर क्या होगा भैया? हमको ये कंडीशन इंपॉर्टेंट दिमाग में सेट रखनी है, तभी डाइपोल बनेगा। अब ये डायरेक्ट जब कंडीशन लगा दोगे एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे एक्स बहुत ज्यादा है ए के कंपेयर में, तो ए नेग्लिजिबल है, तो यहाँ पे एक्स प्लस ए का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, उसकी पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर नीचे तो एक्स क्यूब बचेगा सिर्फ हमारा, तो इसकी यहाँ पे नीचे क्या लिख सकते हो? एक्स क्यूब। हाँ बहुत बढ़िया भैया लिख सकते हैं। ई नेट को आप क्या लिख सकते हो? सिंपली ई नेट हमारा हो गया 2। अब 2 को ऐसे रखते हैं, इसका सेटअप बनाते हैं। 2QA क्या है? देखो चेक करो कहीं पे, कहां पे कहीं पे मिल जाए। अरे देखो ये मिल गया आपको 2QA हमारा P डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, तो P की जगह पे तो यहाँ पे P लिख लिया वैल्यू, और नीचे क्या आया? एक्स क्यूब सिंपली आ गई। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड आ गई। लेकिन रुको 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 जरा चेक करो, ये एक वेक्टर है, क्या ये अभी वेक्टर है? नहीं, ये इसे वेक्टर नहीं है, तो इसको वेक्टर तो बनाओ। तो भैया आप जरा चेक करो भैया सब लोग कि इसकी वजह से नेट फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है? इस डायरेक्शन में आ रही है। बहुत अच्छे, 2E cos थीटा जो भी यार इस डायरेक्शन में आ रही थी। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। देखो ये देखो यारो, पहले ही मैं बना दिया था, इसीलिए तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड है। इस वैल्यू को जो भी डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है, तो क्या सिंपली यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दो और इसकी डायरेक्शन एसोसिएट हो गई, तो माइनस टाइम जो भी डायरेक्शन होगी उसकी उल्टी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो वैल्यू कितनी आ गई? -kp/x³। ये होता है आपका इक्वेटोरियल के लिए। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें एक हमारा टॉपिक बचता है जो कि इन दोनों से भी कभी कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, जो कि जेई नीट के एग्जाम्स में ज्यादातर अब पूछने लगे हैं, जो कि इसकी होती है जनरल लोकेशन। अभी इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लोकेशन की बात की, अभी हम जनरल लोकेशंस की भी बात करेंगे। साथ में कंसेप्ट अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड निकाली ना, कि कहां पे फील्ड होती है। अगर मान लो डाइपोल ही किसी फील्ड में रखा तो भी क्या कुछ कंसेप्ट लगते हैं? हाँ वो भी लगते हैं, तो उनको भी बताना है। तो वो पूरा हमारा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर आने वाला है, बिल्कुल आएगा। चलिए, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।